बिल्कुल अपमान है। और साथ में लोकतंत्र के प्रति सुधीर चौधरी लोगों की जो दृष्टि है, वो चाहते हैं कि ऐसे लोग, आदिवासी समाज के लोग जंगल में ही लटके रहें। वो चाहते हैं कि दलित हमेशा झाड़ू लगाता ही मिले, और अगर उसने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से कुछ पा भी लिया, बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किन किन हर्डल्स को, वो किन बाधाओं को पार कर कर वहां पर आता है, जिसे बचपन से जाति बोधक गालियों से नवाजा जाता हो। उनको पत्रकार कहना उनका अपमान करना है, क्योंकि वो एक पार्टी के पीआर एजेंट के तौर पर काम करते हैं, एक वैचारिकी के पीआर एजेंट के तौर पर काम करते हैं। ये वो वैचारिकी है राघव जिसने संविधान का विरोध किया था। ये वो वैचारिकी है जो मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहती थी, और मनुस्मृति भेदभाव का वकालत करती है। तो उसका जो पीआर एजेंट है उस वैचारिकी का, वो भेदभाव की वकालत करेगा ही। क्योंकि जो जानकारी लोगों तक पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचाया जा रहा है। आदिवासियों के बारे में ये नहीं बात करना चाहिए कि वो कैसा कपड़ा पहनते हैं, यदि वो जिस गाड़ी में टहलते हैं तो वो आदिवासी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज की न्यूज रूम चर्चा में बात होगी उस मुद्दे पर जो आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है। असल में मेन स्ट्रीम मीडिया में एक प्रतिष्ठित पत्रकार जिनका नाम सुधीर चौधरी है, वो प्राइम टाइम के एंकर हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जो उनका स्टेटमेंट आता है, वो कहीं ना कहीं इस देश के तमाम आदिवासी समाज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है कि क्या उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, क्या उन्हें महंगी गाड़ियां खरीदने का अधिकार नहीं है, क्या देश का तमाम आदिवासी समाज जंगल में रहे, ऐसी कामना ये एंकर लोग करते हैं। असल में जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो उनके लाइफस्टाइल को लेकर के पूरा शो डिजाइन किया गया, जिसमें किसी ना किसी तरह से गोदी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार ये दिखाना चाहते थे कि हेमंत सोरेन आदिवासी होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो एक अच्छे घर में कैसे रह सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए और सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग भी रखी गई। ट्विटर पर ट्रेंड चला कि अरेस्ट सुधीर चौधरी। इसके बाद सुधीर चौधरी का माफीनामा भी आता है, जो माफीनामा कम लगता है बल्कि स्पष्टीकरण ज्यादा लगता है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, हालांकि मैं माफी मांग लेता हूं। हमारे साथ आज के डिस्कशन में नीरज जी हैं, हमारे एक नए पत्रकार गेस्ट हैं, और हमारे साथ पंकज सर हैं। सवाल पहला यही बनेगा पंकज सर आपसे कि क्या आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो क्या उसे चार्टर्ड प्लेन में चलने का, सही से उठने बैठने का, महंगे घर में रहने का, महंगी गाड़ियों से चलने का अधिकार नहीं मिलता है? क्या ये सब करना आदिवासी समाज से अलग हो जाना है? राघव, पहले तो आपने जो इंट्रो दिया उसमें मुझे एक शब्द पर आपत्ति है। सुधीर चौधरी प्राइम टाइम एंकर हैं, पर माफ़ करिएगा, वो प्रतिष्ठित पत्रकार नहीं हैं। उनकी प्रतिष्ठा हम सब ने टेलीविज़न पर देखी है, किस तरह से वो एक रिश्वतखोरी का कह लीजिए, या जिस तरह का वो एक पूरा चला था प्रकरण, आप जानते हैं, वसूली का, और पूरा वो स्टिंग ऑपरेशन टेलीविज़न के पर्दे पर और उस चैनल के पर्दे पर हमने देखा था आज तक में, जिसमें वो आज प्राइम टाइम एंकर हैं। उसी प्राइम टाइम में उनकी प्रतिष्ठा का एक बड़ा सबूत पेश किया गया था कि दरअसल ये लोग पत्रकारिता के नाम पर क्या करते हैं। दूसरी बात, जब वो आदिवासियों को लेकर ये बात कह रहे हैं तो फिर हम पत्रकारों को लेकर भी बात कहें। पत्रकार तो सच्चाई का बहुत बड़ा पुजारी होता है, और एक ज़माना था जब पत्रकार झोला लेकर और साइकिल पे जाता था और सच्ची बातें लिखता था। पर आज सुधीर चौधरी बहुत लंबी गाड़ी से चलते हैं और उनके पैकेज पे लोग करोड़ों की बात करते हैं, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि टेलीविज़न चैनल्स की तनख्वाहें ऐसी हैं। तो अब क्या उन्हें पत्रकार खुद को कहना चाहिए? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ज़्यादा गंभीर है, और वो ये है कि सुधीर चौधरी ने जो बोला है वो सुधीर चौधरी ने नहीं बोला है, वो हमारे पूरे मीडिया का जो मानस है, यानी जो उसकी मानसिक बुनावट है, ये उसका एक प्रतीक है जो मनुवादी गलाजत से बजबजा रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। पूरा जो उसका दृष्टि है और जो वहाँ की बनावट है, आपको शायद ही कोई पता हो कि कोई आदिवासी एंकर इस देश में है या नहीं, कोई दलित एंकर है या नहीं, कौन संपादक है जो दलित और आदिवासी समाज से आता है। पिछले दिनों इस पर एक बाकायदा सर्वे हुआ था और 90% से ज़्यादा लोग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊंची जातियों के लोग भरे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ। और ये जाहिर है उनके पूरे सोच विचार का भी एक वो दिखाता है कि वो चीज़ों को, यानी लोगों को, समाज की बनावट को देखते कैसे हैं, दलितों को कैसे देखते हैं, आदिवासियों को कैसे देखते हैं। समाज में जो ऊंच नीच का सोपान है उस पर उनका पूरा भरोसा है। और ये सिर्फ सुधीर चौधरी या एक चैनल की बात नहीं, इस समय जो राजनीति बहुत शिखर पर है,
माननीय मोदी जी की 2007 में एक किताब आई थी, उसका नाम था कर्म योग। वो किताब बाद में हालांकि गुजरात सरकार ने वापस ले ली थी। उस किताब में उन्होंने लिखा था, माननीय मोदी जी ने, कि ये जो लोग जो मैला साफ करते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, वो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करते हैं, उन्हें इसमें आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। आप सोचिए क्या बात उन्होंने कही थी। और यही दृष्टि दरअसल दलितों के प्रति है, आदिवासियों के प्रति है। आदिवासी मतलब जो जंगल में पड़ा रहे, जो पेड़ों पर बंदरों की तरह उछले कूदे, वो आदिवासी है। दलित का काम सेवा करना है। ये तो अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाकायदा ट्वीट किया था और उसमें गीता के श्लोक का हवाला दिया था। तो जाहिर है ये पूरी दृष्टि एक बड़े राजनीतिक जो एक प्रचार तंत्र है या उसकी जो विचारधारा है, ये उसका प्रतीक है। और आज इस तरह के सारे एंकर्स और पूरा हमारा मीडिया उस राजनीति के साथ पूरी तरह नत्थी है, जिसमें आत्मालोचना की कोई बात नहीं है, जो समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। अगर कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना है तो सुधीर चौधरी की कृपा से नहीं बना है। सुधीर चौधरी ने उस पर कोई कृपा नहीं की है। वो बाकायदा आदिवासी समाज में आने के बाद वहां पर एक झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का एक आंदोलन चला, झारखंड राज्य बना। उस आंदोलन से उपजी हुई पार्टी का वो नेता है जो चुनकर आया है। तो झारखंड के लोग अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो पेड़ पे वो लटक के बंदरों की तरह नहीं रहेंगे, वो मुख्यमंत्री आवास पे रहेंगे, वो गाड़ियों पे चलेंगे, हवाई जहाज पर भी चलेंगे। क्यों नहीं चलना चाहिए? तो ये अधिकार केवल सुधीर चौधरी को है। ये तो झारखंड की जो पूरी जनता है जिसने हेमंत सोरेन को चुना, ये उसका भी अपमान हुआ एक तरह से। बिल्कुल अपमान है। और साथ में लोकतंत्र के प्रति सुधीर चौधरी लोगों की जो दृष्टि है, वो चाहते हैं कि ऐसे लोग, आदिवासी समाज के लोग जंगल में ही लटके रहें। वो चाहते हैं कि दलित हमेशा झाड़ू लगाता ही मिले, और अगर उसने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से कुछ पा भी लिया, बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किन हर्डल्स को, वो किन बाधाओं को पार कर कर वहां पर आता है, जिसे बचपन से जाति बोधक गालियों से नवाजा जाता हो, उसे अपमानित किया जाता हो। जब आदिवासी समाज के लोग आते थे शहरों में तो किस तरह की बातें होती थी। आज उस पूरे राज्य में अगर एक पार्टी बनाकर, एक संगठन बनाकर लोगों ने राज्य हासिल किया और राजनीति का एक शिखर छुआ, वहां का मुख्यमंत्री पद हासिल किया, तो इनको समस्या होती कि अरे ये कैसे चल सकते हैं। ये वहां जुड़ता है कि ये जो मैला ढोने वाले लोग हैं वो आध्यात्मिक अनुभव लें और मैला ढोएं। आदिवासी समाज के लोग जंगलों में पड़े रहें, वहीं कंद मूल फल खाएं। दलित समाज के लोग झाड़ू लगाते रहें। कुल मिला के जो मनुवादी बजबजाहट है वो सुधीर चौधरी के दिमाग में और पूरे इस मीडिया के पूरे बनावट में पूरी तरीके से हमें नजर आता है। एक बात आपको भी समझनी होगी कि आदिवासी समाज के तमाम लोग अपनी मर्जी या अपनी इच्छा से जंगलों में रहने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ये समाज की एक दोहरी व्यवस्था है जो उन्हें अपने शहरों में, अपने गांव में रहने बसने का स्पेस नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि सुधीर चौधरी इकलौते एंकर हैं जो इस तरह की बात करते हैं। देश के हर सिस्टम में ऐसा आदमी मौजूद है जो स्कूल, कॉलेज, सड़क, बस, ट्रक, किसी भी जगह आपसे आपकी जाति पूछ के आपका डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। नीरज जी, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से उनका माफीनामा आया है, जिसको माफीनामा कहा गया, उस पे वो लिख रहे हैं कि मेरे ऊपर ये जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है, लेकिन मैं माफी मांग लेता हूं। क्या आदिवासी समाज इतना मजबूत है इस देश में कि एक डर है उस एंकर के मन में अपनी नौकरी को लेकर के, अपने पैकेज को लेके, अपनी फिरौती को लेकर के, जिस तरह से उनका पुराना रिकॉर्ड भी रहा है, कि उन्होंने ये माफी मांगी? देखिए, माफी मांगने में आपने कहा आदिवासी समाज इतना मजबूत है कि नहीं, इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन संविधान अभी तक तो बहुत मजबूत है और यह संविधान का डर था जिसके कारण इस तरह का कबूलनामा सुधीर चौधरी को लगाना पड़ा। लेकिन उसमें भी उन्होंने बदमाशी की, उन्होंने माना नहीं कि उनसे गलती हुई और वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि दरअसल उनकी परवरिश यही है। आपने पत्रकार कहा और विरोध किया पंकज सर ने, और वो बड़ा अच्छा विरोध था। गोदी मीडिया के प्रतिष्ठित, हाँ, गोदी मीडिया के, हाँ, गोदी वर्ड आपने किया नहीं था। वो गोदी मीडिया के भी एंकर हैं, पत्रकार नहीं हैं। उनको पत्रकार कहना उनका अपमान करना है, क्योंकि वो एक पार्टी के पीआर एजेंट के तौर पर काम करते हैं, एक वैचारिकी के पीआर एजेंट के तौर पे काम करते हैं। ये वो वैचारिकी है राघव जिसने संविधान का विरोध किया था। ये वो वैचारिकी है जो मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहती थी और मनुस्मृति भेदभाव का वकालत करती है। तो उसका जो पीआर एजेंट है उस वैचारिकी का, वो भेदभाव की वकालत करेगा ही। अभी आदिवासी समाज के बारे में जो कुछ टिप्पणी सुधीर चौधरी ने की, इससे पहले वो लगातार आरक्षण के विरोध में बोलते रहे।
इससे लगातार पहले वो दलितों के विरोध में बोलते रहे, इससे पहले वो उन युवाओं के विरोध में बोलते रहे जो युवा नौकरी पाने के लिए सड़क पर उतर रहे थे। उन्होंने कहा क्यों चाहिए सरकारी नौकरी। मतलब यह है कि पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं उससे तो उनका विचरण है ही है। और जो वैचारिकी आरएसएस की रही है, मनुस्मृति थोप देने की, मनुस्मृति लाद देने की, समाज को बांट देने की, उस वैचारिकी के साथ सुधीर चौधरी खड़े दिखते हैं। ये जो माफीनामा है, इस माफीनामा में आपको ना सौम्यता दिखेगी, ना माफी मांगने की जो एक प्रवृत्ति होती है या प्रकृति होती है वो नहीं दिखेगा इसमें। वो क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि सुधीर चौधरी एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, जब आप उनका इवैल्यूएशन करेंगे तो आपको फिरौती वाला वो पूरा मामला दिखेगा जिसमें वसूली और उगाही कर रहे थे वो 100 करोड़ रुपयों की। उमा खुराना का एक प्रकरण आपको याद आएगा। एक न्यूज चैनल में वो सीईओ थे, उस न्यूज चैनल में एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद एक स्कूल टीचर के ऑफिस के बाहर, स्कूल के बाहर लोगों का भीड़ लग गया, लगभग वो औरत पीटी गई थी। ये फर्जी स्टिंग चलवाया था सुधीर चौधरी ने, क्योंकि वो सीईओ थे उस चैनल के। ये वही सुधीर चौधरी हैं जब 2000 के नोट आए तो उसमें वो चिप ढूंढने लगे और बताने लगे चिप हैं। तो ये सुधीर चौधरी का व्यक्तित्व है, जो व्यक्तित्व फेक न्यूज के जरिए और समाज को बांटने वाली विचारधारा से खाद पाती है, और उस खाद को पाके ये समाज में आरोपित करने लगते हैं ताकि समाज की दशा और समाज की दिशा इस तरीके से तय हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस देश पर संविधान का शासन है। सुधीर चौधरी के वैचारिकी के वैचारिक पुरखे जो है ना, उनकी सोच का शासन नहीं है। सुधीर चौधरी अपने वैचारिक पुरखों के सोच का शासन इस समाज पर लादना चाहते हैं। इसी कारण कभी वो दलितों के खिलाफ दिखेंगे, कभी आदिवासियों के खिलाफ दिखेंगे, कभी वो रीजनिंग के खिलाफ दिखेंगे, कभी वो वैज्ञानिकता के खिलाफ दिखेंगे, और कभी वो देश के लोगों के खिलाफ, देश के नागरिकों के खिलाफ दिखेंगे। मेरा ये सवाल इसमें और जुड़ रहा है नीरज जी। सवाल ये कि क्या एक संस्थान होने के नाते, एक पत्रकारिता का बड़ा संस्थान होने के नाते, उनके चैनल की जिम्मेदारी नहीं कि उन पर एक स्पष्ट कार्यवाही की जाती और एक मैसेज दिया जाता कि हमारे संस्थान में एक समानता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते? क्या मीडिया संस्थानों के भीतर भी जातिवाद उतना गहरा घुसा हुआ है? केवल जातिवाद, इसे केवल जातिवाद से जोड़कर आप देख ही नहीं सकते। मीडिया संस्थान आजकल जो फंक्शन कर रहे हैं, इसमें केवल एंकर्स की बात नहीं है। तमाम मीडिया संस्थान आपको दिखेंगे पीआर एजेंट के तौर से फंक्शन करते हुए। भाई उसी मीडिया संस्थान ने जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो क्या छापा था वो देखिए आप। उस वक्त वो दुखद था, उस वक्त वो आपराधिक था, लेकिन जब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो वही मीडिया संस्थान कह रहा है कि रामलला आएंगे, या रामलला आए हैं, मंदिर हमने बनाया है। ये मीडिया संस्थानों का चरित्र है राघव। अगर मीडिया संस्थान अपने पेशे को लेकर ही ईमानदार होते, उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र को छोड़ दीजिए, तो ये जो माफीनामा सुधीर चौधरी ने अपने ट्विटर पे चश्मा किया है, वो उसी प्राइम टाइम जहां पर वो बैठते हैं और जहां से वो तमाम नफरत फैलाते हैं, उस स्पेस पे उनसे माफी मंगवाई जाती, उनको अफेयर किया जाता। लेकिन संस्थान करेंगे क्यों? सुधीर चौधरी जो कर रहे हैं वो संस्थान के खिलाफ जाकर थोड़ी कर रहे हैं। संस्थान की लाइन, सुधीर चौधरी की लाइन, आरएसएस की लाइन और भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाइन एक ही है। ये लोग रेजोनेट कर रहे हैं, ये समाज को तोड़ देना चाहते हैं, बांट देना चाहते हैं। भाई राम भद्राचार्य के स्टेटमेंट सबको याद होंगे। राम भद्राचार्य ने कहा जो राम को नहीं मानता वो चमार, ये बात उन्होंने कही। और उस राम भद्राचार्य का पूरा इंटरव्यू ऐसा लग रहा था जैसे किसी ईश्वर का इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसी चैनल पर चला है। तो किस चैनल और किस संस्थान से आप उम्मीद पाले बैठे हैं? कोई उम्मीद पालने की जरूरत नहीं है। देखिए, केवल एंकर नहीं बल्कि पूरा संस्थान मीडिया का, उसे मीडिया संस्थान कहना बड़ा गलत लगने लगा है मुझे। और पूरा मीडिया संस्थान पीआर एजेंट, पीआर एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है, और सुधीर चौधरी जैसे एंकर उस पीआर एजेंसी के तमाम जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं। इसीलिए वो लगातार बने हुए हैं, अब प्रतिष्ठित हो गए हैं। लेकिन प्रतिष्ठित किस लिए हुए हैं? वो नफरत फैलाने में, समाज को बांटने में, समाज में जहर घोलने में। हिमांशु, सवाल ये बनता है, आप ग्राउंड पर घूमते हैं, स्टोरी करते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो नैरेटिव ये गोदी मीडिया के जरिए सेट किया जाता है कि आदिवासी ऐसे रहेगा, दलित का काम सफाई करना है, उसमें उसको आध्यात्म की अनुभूति होती है, और सवर्ण हमेशा से शासन करते थे, ये जो मीडिया अब ऐसी बात करने लगा है, आज से 40, 50, 60, 70 साल पहले हम ये संघर्ष कर रहे थे कि नैरेटिव मिट जाए। अंबेडकर की पूरी लड़ाई इस पर थी। हम वापस जा रहे हैं। क्या नैरेटिव मीडिया लोगों के दिमाग में भी सेट कर रहा है? सेट हो चुका है। कर क्या रहा है? हो चुका है सेट, क्योंकि जो जानकारी लोगों तक पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचाया जा रहा है। आदिवासियों के बारे में ये नहीं बात करना चाहिए कि वो कैसा कपड़ा पहनते हैं, यदि वो इस गाड़ी में टहलते हैं तो वो आदिवासी नहीं है। आदिवासियों के बारे में क्या बताया जाना चाहिए? आदिवासी अपने वस्त्र नहीं, व्यवहार और अपने
चीजों के लिए जाने जाते हैं। कैसे? जब टोटम प्रथा है आदिवासियों की, डीएनए में उनको शो करना चाहिए कि टोटम प्रथा है क्या, नहीं पता है। हमारे यहाँ सभी साथियों को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये मीडिया नहीं दिखाती है। मीडिया दिखाएगी तो कैसे उनको टीआरपी कैसे मिलेगा? टोटम प्रथा वो है कि आदिवासियों का क्या महत्व है प्रकृति को बचाने में। जैसे कोई आदिवासी है जिसका सरनेम है भगत, हर सरनेम का एक टोटम है। भगत का एक टोटम है कछुआ। अब उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, ये भगत के लोगों की, जो भगत है उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कछुआ को कैसे जीवित रखना है। जब पैदा होता है घर में लड़का तो कछुआ पालते हैं या उसको तालाब में छोड़ते हैं। जब बर्थडे होता है तो कछुए को कैसे, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। जैसे किसी का है आम का पेड़, आम के पेड़ को लगाना है, घर में लगाना है, बागों में लगाना है, ताकि प्रकृति वैसे बनी रहे। ऐसी व्यवस्थाएं आदिवासियों के समाज में है। आप कहीं पे भी चली जाइए, जब आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि जब मैं व्यवहार की बात कर रहा था, जब अगर आप गेस्ट बन के जाएंगे बस्तर में या सरगुजा के किसी उसमें अरण्य के जंगलों में, आदिवासियों के घर जाएंगे तो वो कैसे व्यवहार करते हैं आपसे। आपका पैर गर्म पानी से धुलेंगे, हाथ को धुल के पोछेंगे और कर्मा गीत के साथ आपका स्वागत करेंगे कि हमारा एक भैया दूर से आया है, उसको गीत से स्वागत करेंगे। ये आदिवासी हैं। आदिवासी वस्त्र से नहीं पहचाने जा सकते क्योंकि वो मजबूरी है। मजबूरी कैसे? कोरबा के, जैसे मैं बताता हूं कि अरण्य का जो जंगल है ऊपर पहाड़ी है, वहां पर कोरबा पहाड़ी रहते हैं। उन आदिवासियों को कोरबा पहाड़ी कहा जाता है। अब वो जो कोरबा पहाड़ी है, अगर आपको देख के लगेगा तो सुधीर चौधरी सिर्फ उन्हीं को आदिवासी कहेंगे, बाकी जो और नेता हैं उनको आदिवासी नहीं कहेंगे। जिसमें मैं नाम भी लेता हूं रेणुका सिंह, जो अभी केंद्र में मंत्री रही और उनको विधायकी लड़ा के विधायक बना दिया गया। विष्णुदेव सहाय, जिनको पहला छत्तीसगढ़ का आदिवासी मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। ये लोग आदिवासी इनके हिसाब से नहीं होंगे, लेकिन इनकी चर्चा नहीं करेंगे। ये सिर्फ कोरबा आदिवासी को ही देख के कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये तो बोल भी नहीं पाते हैं, ये हिंदी समझ में भी नहीं पाते हैं, ये खाना भी नहीं खाते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, तो उनके हिसाब से वो आदिवासी हैं। और आदिवासियों की जिस हिसाब से बात की जा रही है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी नेता है अमरजीत भगत, पिछले 6 दिन से उनके घर पे आईटी रेड चल रही थी। पूरी मीडिया ये दिखाने में तुली रही कि 200 से 400 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता थे। ये जब तक 6 दिन तक ये कार्रवाई चलती रही तो 400 करोड़ तक मामला पहुंच गया था। 2.5 करोड़ रुपए रोज निकल रहा था, रोज 2.5 करोड़, 400 किलो सोना निकले जा रहा था 46 ठिकानों पर। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया के लोग आईटी के सर्वे को आईटी का रेट बता रहे हैं, जबकि आईटी सर्वे करती है, रेट नहीं करती है। रेट तो सीबीआई का काम होता है भाई। उस रेट बताया जा रहा था और 400 करोड़ की संपत्ति पहुंचा दी गई थी। और जब 6 दिन बाद वो सर्वे खत्म होता है तो निकलता है कि अघोषित नकदी 1 रुपए नहीं पकड़ी गई है। और उसके बाद से आज मैं सारे पेपर खंगाल रहा था और ये मीडिया का पूरा एक देख रहा था किस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। आज जो रोज 6 दिन फ्रंट पेज पे चल रहा था कि इतना करोड़ पकड़ा गया, यहां हुआ वहां हुआ। अब लॉकर की खोज की जा रही है, उनके बेटे के कमरे की तलाशी जारी है। 2 दिन तक बेटे का कमरा तलाश रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि सिंधिया का कोई पैलेस हो जो खोज रहे हैं और 2 दिन तक कमरा मिल नहीं रहा है या कमरे की ढूंढाई हो रही है, ये चीज। और आज जब 6 दिन बाद, आज जब एक सूरज की किरण आई और जब पेपर मैं पढ़ने लगा, ई पेपर सारे खंगाल डाले, अरे फ्रंट पेज तो छोड़िए, कहीं लास्ट पेज में भी ये नहीं छपा था कि 1 रुपए नहीं मिले हैं, खबर गायब है। तो जिस तरीके से ये मीडिया काम कर रही है उसका एक ही मकसद है कि एक एजेंडा निकल रहा है और उसी पर हमको काम करना है। वरना सुधीर चौधरी जी अपने शो में ये नहीं बताते कि फलाने बिग बॉस कैसे जीता और उसके शो में कौन लोग आए थे, रोड शो में। उनको ये बताना चाहिए था कि ये टोटम क्या है, ये कर्मा नेत्र क्या है, और उनको ये बताना चाहिए था कि उनको आदिवासी लगता है कि आदिवासी सिर्फ जंगल में रहने वाले लोग हैं। उनको ये बताना चाहिए था कि आदिवासियों में कौन कौन से लोग हैं, उराम है, कवर है, इनकी क्या वो महत्वता है। ऐसे लोगों के बारे में ये नहीं बताएंगे, क्योंकि जब ये बताएंगे तो इनका जो जहां से इनकी चल रही है रोजी रोटी वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि ये सेट किया जा रहा है, ये किया जा चुका है। अब ये वही दर्शाएंगे जो इनको कहा जाएगा और जो 2024 में इनको फायदा मिलने वाला है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो एक बड़ा आरोप लगता है, वो आरोप नहीं, असल में वो मेन स्ट्रीम मीडिया की सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जो जातिवादी चेहरा है मीडिया का, वो केवल संस्थान के भीतर नहीं है बल्कि फील्ड पर भी दिखता है, उनकी रिपोर्ट्स में भी दिखता है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा पंकज सर आपसे।
मीडिया का इस तरह का जो रुख है और ऐसे स्टेटमेंट आना या कई तरीके की फेक न्यूज़ भी मीडिया दिखाता है, उसके बाद बड़े बड़े संस्थान उस पर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं और जनता भी इस मामले में जागरूक नहीं है, जिसको हम मीडिया लिटरेसी कहते हैं, वो इंडिया में बहुत कम है। ऐसा क्या परिवर्तन हो कि मीडिया की दशा और दिशा जनता तय करे, सरकारी दफ्तर नहीं? पहले तो मैं यहाँ ये बहुत साफ कर दूं कि ये हमेशा से नहीं था। हम लोगों ने शुरुआत जिस पत्रकारिता में की थी उसमें लोगों को सूचित करना, उन्हें संवेदनशील बनाना एक महत्वपूर्ण काम था, उतना ही महत्वपूर्ण काम था जितना दैनिक खबरें देना। और इसलिए अखबार के पन्नों में ज्ञान विज्ञान का पूरा पेज होता था, संपादकीय पेज होते थे, तरह तरह के विचार आते थे और लगातार लोगों को नए नए आविष्कारों, नए नए खोजों, वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाना हमारे संविधान का एक बाकायदा एक कहा जाए दायित्व तो हमें दिया गया है, इस देश की सरकारों पर है। लेकिन ये जो बदलाव हुआ है, जैसे जिस आज तक की बात हो रही है जहाँ के सुधीर चौधरी जी प्राइम टाइम एंकर हैं, उनके पहले एंकर कौन थे? उनका नाम था SP सिंह साहब, जो बहुत बड़े पत्रकार थे। और मुझे आज भी याद है जब इस देश में एक अफवाह फैलाई गई गणेश जी दूध पी रहे, उस समय SP सिंह ने बाकायदा मोची का जो निहाई होती है उस पर दूध डाल के ये साबित किया था कि जो लॉ ऑफ सरफेस टेंशन है उसके जरिए कि कैसे किसी भी पदार्थ में एक ये क्षमता होती है कि एक स्तर तक वो चीज़ों को जज्ब कर ले, यानी सोख ले। तो उसके तहत उन्होंने ये बताया था। आज क्या करता मीडिया? आज वो लोग यहाँ झाल बजा रहे हैं, यहाँ मजीरा बजा रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं और देश एकदम जो है गणेशमय हो गया है, ये दिखाता। तो ये मीडिया ने दरअसल इस देश में वैज्ञानिक चेतना के विरुद्ध एक अभियान, एक बाकायदा युद्ध छेड़ दिया है। और वो युद्ध किसी राजनीति की जरूरत है, वो संयोग नहीं है। इनके मालिक उस राजनीति के साथ नत्थी हैं। इनके मालिक जो हैं वो सब दुनिया भर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आए हैं, वो हंसते हैं लेकिन उन्हें पैसा कमाना है। तो वैसे ही है जैसे लोगों को आप फर्जी यौनवर्धक दवाएं बेचकर मदारी पैसा कमाता है जिसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं, वैसे ये सारे चैनल हैं और ये काम अपने मालिकों के मुनाफे के लिए कर रहे हैं। और भारत की जो मौजूदा सरकार है, जो राजनीति इस समय शिखर पर है, वो चाहती है कि लोग अंधविश्वासों में, लोग विज्ञान विरोधी चिंतन में पूरी तरह से डूब जाएं, इसलिए वो ऐसा कर रही है। और आदिवासियों के बारे में एक चीज जो जाननी चाहिए हमको, इस देश में पहला वर्ल्ड कप हॉकी का, माफ करिएगा, ओलंपिक किसने जीता था? कौन था कैप्टन? हम शायद नाम भी नहीं जानते। कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा, और वो संविधान सभा के सदस्य थे। और आजादी की पूरी लड़ाई में आदिवासी वो लोग हैं जो कभी भी अंग्रेजों की गुलामी उन्होंने स्वीकार नहीं की। हम कहते हैं कि पहली स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 है, उसके पहले आदिवासियों का संघर्ष था। 1856 में तो सिद्धू कान्हू का विद्रोह हुआ, फिर बिरसा मुंडा का हुआ और उसके भी पहले तिलका मांझी का हुआ। आदिवासियों ने कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की और इसीलिए जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान में खड़े होकर संविधान सभा में कहा था कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जल जंगल जमीन की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज हम अपनी लड़ाई स्थगित करते हैं पंडित नेहरू के उस आश्वासन से कि हमारा अधिकार और हमारी भागीदारी इस जो नया भारत बन रहा है उसमें बराबर होगा। आज ये आदिवासियों को जंगल में भेजने की बात कर रहे हैं। क्या वो जंगल जो है भाई, आदिवासियों को पहले खेदा गया जंगल में, वो तो यहाँ के मूल निवासी है। बीजेपी वनवासी कहती है, जैसे वनवास जो है कोई एक अजीब चीज है। इस देश में जंगल ही जंगल थे, जम्बू द्वीप था। उन जंगलों को संरक्षित करना, उसमें रहने, एक प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करके एक जीवन शैली का विकास करना आदिवासियों का काम था और उन्होंने किया। तो पहले तो शहरीकरण की प्रक्रिया में उन्हें मार मार के, आज नहीं, वो सैकड़ों साल से सामंतशाही के विकास के साथ साथ उन्हें मार के जंगलों में फेंका गया। और आज उन्हें जंगलों से इसलिए उजाड़ा जा रहा है कि वहां मिनरल्स पता चल गए हैं। तो पहले उन्हें जंगलों में खदेड़ा गया, अब उन्हें जंगलों से खदेड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं उनके हाथ में इस देश का मीडिया है। तो आदिवासियों की गलत छवि, आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वालों को अपमान करना, उनका मजाक उड़ाना। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में रह रही हैं, उनकी गाड़ियां और उनके जो प्लेन हैं वो भी इस देश की सत्ता के एक प्रतीक हैं। तो क्या सुधीर चौधरी जी ये कहेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी नहीं लगती हैं? सुधीर चौधरी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। देखिए, 2-3 इक्वेशन से आप इसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी RSS की वैचारिकी कहती है कि वो लोग वनवासी हैं,
आदिवासी कहते हैं वो मूल निवासी हैं। हिस्टोरिक फैक्ट ये है कि वो मूल निवासी हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होता है क्रोनी कैपिटलिज्म से। उस क्रोनी कैपिटलिज्म की नजर जो है वो जंगल पे पड़ी हुई है। तो यहां पर जब आप इक्वेशन मिलाएंगे तो क्रोनी कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए आपको आरएसएस की जो वैचारिकी है या भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिकी है उससे अलाइन होना पड़ेगा। और सुधीर चौधरी हो या और भी तमाम एंकर्स गोदी मीडिया के, वो उसी वैचारिकी के साथ रेजोनेट करना चाहते हैं ताकि सरकार का फायदा उनको मिलता रहे, क्रोनी कैपिटलिज्म का फायदा सरकार को मिलता रहे, और आदिवासी या जो मूल निवासी हैं देश के, उनके हकों को, उनके हुकूक को आप छीन सके और देश का जो फैब्रिक है उसको खराब कर सके। ये उनका एजेंडा है। कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट होती है कि मीडिया के इस रुख से आदिवासी समाज का सिर्फ नुकसान नहीं है, नुकसान इस देश की प्रकृति का भी है, नुकसान उस पूरे सिस्टम का है जो हमें एक दिखाता है, नुकसान हमारे संविधान का है जो हमें समानता का अधिकार देता है। और फायदा किसका है? फायदा सिर्फ उन एंकर्स का है जो एक शो की मोटी फीस लेके इस देश की हार्मोनी को बिगाड़ रहे हैं, इस देश की एकता को बिगाड़ रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से इतर जो बाकी पैरेलल मीडिया है उनको देखिए, उन पर अपने हक की, अपने समाज की और जागरूकता की खबरों को पढ़िए। बाकी अपडेट्स के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा आज का डिस्कशन कैसा लगा। क्या आदिवासियों को जंगल में रहना चाहिए या वो भी बराबर की चीजों के हकदार हैं? बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मॉलिटिक्स। मिलते हैं कल के नए एपिसोड में।